हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। कौन सा चैप्टर है? ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि जो प्राणी होती है वो होता है वह श्वसन के लिए किस अंग का यूज करता है, और हमने ये बात की थी कि श्वसन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मानव में श्वसन तंत्र। तो आज का जो टॉपिक होने वाला अपने पास वो होगा मानव में श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र की अगर हम बेसिक बात करते हैं तो मानव में श्वसन तंत्र जो होता है वो बाह्य नसा द्वार से स्टार्ट होता है, जो कि नोज होते हैं हमारे। तो बाह्य नसा द्वार से स्टार्ट होता है, तो बाह्य नसा द्वार अंदर जाके नसा मार्ग की सहायता से खुलते हैं नसा कक्ष में। नसा कक्ष जो होता है वो खुलता है ग्रसनी में। लेकिन ग्रसनी जो होती है वो खुलती है कंठ की सहायता से, जिसके अंदर श्वास नली के अंदर। अब यहाँ पे अपने पास एक टर्म आई है, क्या? कंठ। क्या आई है? कंठ। तो यहाँ पे अपने पास एक टर्म आई है, क्या आई है? कंठ। ये कंठ क्या होता है? कंठ जो होता है यह एक उपास्थि पेटिका होती है। यह ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ध्वनि पेटिका। ये कंठ जो होती है ये ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता उत्पन्न करती है। ध्वनि उत्पन्न करने में क्या करती है? सहायता करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि पेटिका। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ग्रसनी जो होती है वो श्वास नली में खुलती है। लेकिन हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में देखा था कि ग्रसनी जो होती है वो भोजन और वायु दोनों के लिए क्या होती है? उपनिष्ठ मार्ग होता है। क्या था कि जो ग्रसनी होती है, क्या होती है? ग्रसनी जो होती है यह भोजन एवं वायु दोनों के लिए क्या होती है? उपनिष्ठ पथ होती है। भोजन और वायु दोनों के लिए क्या होती है? उपनिष्ठ पथ होती है। अब इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं इसकी आगे की प्रोसेस क्या होती है। हमने कहाँ स्टार्ट किया? बाह्य नसा द्वार से स्टार्ट किया। बाह्य नसा द्वार जो होता है नसा मार्ग की सहायता से नासा कक्ष में खुलता है। नासा कक्ष जो होता है वह खंड की सहायता से कहाँ खुलता है? ग्रसनी में। हमने यहाँ तक बात की। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? डायग्राम की सहायता समझेंगे कि आगे की प्रोसेस किस रूप से होती है। तो हमने जो श्वसन ग्रहण किया था वो कहाँ से क्या गया था? ग्रसनी तक। ये क्या है? हमारी ग्रसनी। ये क्या है? ग्रसनी। आप सभी को पता है कि ग्रसनी जो होती है भोजन और वायु दोनों के लिए क्या होती है? उपनिष्ठ पथ होती है। किसके लिए? भोजन एवं वायु दोनों के लिए उपनिष्ठ पथ होती है। अब जब ग्रसनी के अंदर भोजन और वायु दोनों आ रही है तो यह हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से डिफरेंट होती है कि किसको कहाँ जाना है, उसका यहीं से एक प्रोसेस होता है। कि जैसे यहाँ से क्या होता है कि भोजन और वायु दोनों आती है, ठीक है। जब हम नॉर्मल कुछ खाते नहीं हैं तब तो क्या होता है कि श्वसन जो होती है सीधी श्वास नली के अंदर जाती रहती है। लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट जो काम होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उस टाइम क्या होता है कि भोजन भी आती है और वायु भी आती है। ऐसा तो होता नहीं है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब श्वास लेना बंद कर देते हैं। उस टाइम हम श्वास लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? भोजन भी आएगा और वायु भी आएगी। तो उस टाइम क्या होता है कि जो भोजन होता है उसको तो भोजन नली में ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो श्वसन है उसको श्वसन नली के अंदर भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होती है कि यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस। यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस टाइम पे क्या करता है कि श्वसन नली को इसी तरफ से यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस। तो जैसे हम भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या होता है? भोजन इसके ऊपर गिरता है। जैसे भोजन इसके अंदर गिरेगा तो क्या होगा? श्वास नली बंद हो जाएगी। जैसे श्वास नली बंद होगी तो क्या होगा? भोजन नली के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे होता है क्या? एपिग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन को भोजन नली के अंदर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है, इसको श्वास नली में जाने से रोक देता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उस टाइम बात करते रहते हैं। तो जैसे अगर यदि हम बात करेंगे तो बात करते टाइम क्या होता है कि एपिग्लोटिस जो होता है पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाता है। तो कुछ भोजन का पार्ट जो होता है श्वास नली के अंदर चले जाता है। उसके बाद हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। तो हिचकी इस कारण से आती है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कुछ पार्ट जो होता है श्वास नली के अंदर चला जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि श्वास नली के अंदर जैसे जाएगा तो हिचकी आना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे भोजन का तो मार्ग ही नहीं है, यहाँ पे भोजन का काम ही नहीं है। जब गलत पार्ट इसके अंदर चला जाएगा तो जो बॉडी है वो इसे क्या करती है? वापस बाहर निकालने की प्रोसेस करती है। तो जैसे इसको बाहर निकालेगा तो बाहर निकालने के लिए क्या आती है? हिचकी आती है। तो फिर पानी पीते तो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद क्या होता है कि ये ग्रसनी आती है, ये कंठ की सहायता से कहाँ पे खुलती है? ये श्वास नली के अंदर खुल जाती है। अब ये श्वास नली जो होती है सी आकार के अपूर्ण बल्ले से ढकी होती है। कौन से?
ये जो होते हैं इसी आकार के अपूर्ण पासनी में पल्ले होते हैं, जिसकी वजह से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, कंठ के बारे में बता दिया कि कंठ जो एक पासनी में पेटिका होती है, ये ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि श्वास नली आगे। अब ये श्वास नली जो होती है यहाँ पे क्या होती है, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, इससे बहुत सारी ब्रांचों के अंदर विभाजित हो जाती है, आगे जाएगी, फिर ये और आगे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर अंत के अंदर इसके अंदर क्या बनती है, जैसे यहाँ से आई और यहाँ से ये इधर गई, तो यहाँ पे क्या बनती है, अंत में कूपिकाएँ बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, इस तरह से कूपिकाएँ बन जाती है। तो ये श्वास नली आई, श्वास नली प्राथमिक श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका जो होती है तृतीयक श्वसनिका के अंदर विभाजित हो जाती है। तृतीयक श्वसनिका जो होती है वो बाद में अंतस्थ श्वसनिका में क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, तो अंतस्थ श्वसनिका के अंदर समाप्त हो गई। इसके बाद आती है प्रोसेस नेक्स्ट। इसके बाद क्या होता है कि ये जाता है कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर। कहाँ पे जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो होता है वो खुलेगा एल्वियोलाई डक्ट के अंदर। किसके अंदर खुलेगा, एल्वियोलाई डक्ट के अंदर। एल्वियोलाई डक्ट जो होता है वो खुलेगा किसके अंदर, एट्रिया के अंदर। अब एट्रिया किसके अंदर खुलेगा, एल्वियोलाई सैक के अंदर। किसके अंदर खुलेगा, एल्वियोलाई सैक के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल किसके अंदर खुलेगा, एल्वियोलाई डक्ट के अंदर, एल्वियोलाई सैक। एल्वियोलाई सैक जो होता है इसके लास्ट के अंदर किसके अंदर समाप्त हो गया, एल्वियोलस के अंदर। किसके अंदर समाप्त होगा, ये एल्वियोलस के अंदर करती है, क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा एक डायग्राम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्या आता है, बाह्य नासा छिद्र। क्या आता है, बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र जो होता है नासा मार्ग की सहायता से कहाँ पे खुलता है, नासा मार्ग। नासा मार्ग की सहायता से कहाँ पे खुल जाएगा, नासा कक्ष। अब क्या खुलेगा, नासा कक्ष कहाँ पे खुलेगा, ग्रसनी के अंदर जाएगा। ग्रसनी जो होती है कंठ की सहायता से श्वास नली के अंदर खुल जाएगी। ठीक है, श्वास नली प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका के अंदर विभाजित हो जाती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई सैक से कहाँ चली जाती है, एल्वियोलस के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो ये बाह्य नासा द्वार है, क्या, ये बाह्य नासा द्वार या नासा छिद्र जो है, यहाँ से लेके जो ये तृतीयक श्वसनिका होती है, यहाँ पे क्या आएगी, ये तृतीयक श्वसनिका। क्या आएगी, तृतीयक श्वसनिका। बाह्य नासा द्वार से लेके कहाँ तक, इसे तृतीयक श्वसनिका तक। क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, केवल गैसों का परिवहन होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ओनली गैसों का परिवहन होता है। लेकिन गैसों के परिवहन के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो वायु आ रही है इसको स्वच्छ किया जाता है। तो क्या किया जाता है, वायु को स्वच्छ एवं उसे बॉडी के टेम्परेचर में लाया जाता है। क्या लाया जाता है, बॉडी के टेम्परेचर में लाया जाता है। यानी कि उस वायु को स्वच्छ किया जाएगा और उसको बॉडी के टेम्परेचर में कौन से वाले पार्ट में लाया जाएगा, बाह्य नासा छिद्र से लेकर तृतीयक श्वसनिका तक। लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके जो एल्वियोलस है, क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके जो ये एल्वियोलस है, यहाँ पे क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलस तक गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन बाह्य नासा छिद्र से लेके तृतीयक श्वसनिका तक कोई गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी श्वसनिकाएं और अंतस्थ श्वसनिकाएं मिलकर क्या करती है, लंग्स का निर्माण करती है। ये क्या है, हमारा लंग्स है। ठीक है, इसका निर्माण करती है लंग्स का। तो ये है क्या, लंग्स। लंग्स का निर्माण करता है। मानव में एक जोड़ी लंग्स होते हैं, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, अब ये लंग्स क्या होता है कि लंग्स के बाहर की तरफ एक होती है बाह्य पुपस्सावरणी झिल्ली। ये क्या होती है, बाह्य पुपस्सावरणी झिल्ली होती है। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि द्विस्तर से ढकी हुई रहती है। क्या होती है, दोहरी स्तर से क्या होती है, इसी तरफ से ढकी हुई रहती है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है कि पुपस्सावरणी द्रव भरा होता है। क्या होता है, ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ये फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, ये फ्लूइड भरा रहता है, जो कि कौन सा फ्लूइड है, पुपस्सावरणी फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है, पुपस्सावरणी फ्लूइड। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, ये हुई अपनी क्या पुष्पावरणी झिल्ली, क्या हुई है पुष्पावरणी झिल्ली। लेकिन इस पुष्पावरणी झिल्ली और लंग्स के बीच में क्या उभरा हुआ है, पुष्पावरणी फ्लूइड, या इसे हम बोल सकते हैं प्लूरा फ्लूइड। क्या बोल सकते हैं इसको, प्लूरा फ्लूइड। ये क्या है, प्लूरा फ्लूइड है। ये प्लूरा फ्लूइड यहाँ पे क्या करता है कि जो फेफड़े की जो घर्षण सतह होता है इसको क्या करता है, कम करता है। यानी कि फेफड़े की जो घर्षण सतह होती है इसको कौन कम करता है, प्लूरा फ्लूइड कम करता है। यहाँ पे जो बाह्य पुष्पावरणी झिल्ली है दोहरी स्तर से टिकी हुई थी, इसकी आंतरिक झिल्ली जो होती है वह किसके संपर्क में रहती है, लंग्स के संपर्क में रहती है। यहाँ पे जो बाह्य पुष्पावरणी झिल्ली होती है किसके संपर्क में रहती है, वक्षीय परत के संपर्क में रहती है, लेकिन आंतरिक पुष्पावरणी झिल्ली जो होती है किसके संपर्क में रहती है, लंग्स के संपर्क में रहती है। ठीक है, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि यहाँ पे गैसों को कैसे साफ किया जाता है, इसके आगे की प्रोसेस आगे के चैप्टर में समझेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो दोनों लंग्स हैं इसके बीच में रहता है हार्ट। हार्ट के बारे में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप इसका पूरा चैप्टर को कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स होता है, लंग्स के अंदर वहाँ पे बताया था कि 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल। ये यहाँ पे त्रिउलनी का पार्ट होते हैं, यहाँ पे द्विउलनी का पार्ट होते हैं, मुट्ठी का आकार होता है, यहाँ पे सब कुछ हमने वहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये वाली प्रोसेस हो गई, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। हार्ट होता है द्विकक्षीय बाह्य पुष्पावरणी झिल्ली से ढका हुआ होता है, बीच में प्लूरा फ्लूइड होता है जो घर्षण की सतह को क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ पे दोनों लंग्स के बीच में हार्ट आ जाता है और लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये क्या थोड़ा सा अंदर गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि दोनों जो लंग्स हैं इनको सपोर्ट करता है कौन, डायफ्राम। तो यहाँ पे क्या जाता है अपना डायफ्राम, ये क्या है डायफ्राम। यहाँ पे क्या है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है कि लंग्स को सपोर्ट करता है। जैसे अगर कुछ ऐसा तो टिका हुआ था, ऐसा नहीं है, तो नीचे से भी क्या होता है इसको सपोर्ट मिलता है। जैसे इसको सपोर्ट मिलता है तो क्या होता है कि लंग्स इस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था किसके बाद मानव में श्वसन तंत्र। इस प्रोसेस से मानव में क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है। अब हम बात करते हैं कि मानव में जब श्वसन तंत्र होता है तो कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर होती है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एनसीईआरटी में कहते हैं 4 से 5 ही पॉइंट बताए गए हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। अगर यदि हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है, एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर यदि कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके अंदर 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे तो उसके 90+ क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से ही आएंगे। ओनली 10 क्वेश्चन भी, बहुत कम चांस होते हैं कि 10 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर आए। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, ओनली फॉर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पे हमें कवर करनी होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके अंदर कि मानव में श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, किस रूप से होती है आपने देख लिया। अब क्या क्या प्रोसेस होती है अब हम उसको आगे देखते हैं। अभी लंग्स का डायग्राम नहीं समझा था तो वहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि अगर यदि वक्ष गुहा के आयतन में यदि कोई परिवर्तन होता है, कुछ भी चेंज होता है तो वह फेफड़ों के आयतन में भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके बाद अब हम करेंगे कि जो रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर क्या क्या चरण होते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट चरण होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो वायुमंडलीय वायु क्या होती है, हम क्या करेंगे फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, क्या वायुमंडलीय वायु जो कि क्या होती है O2 एवं क्या एवं कोशिकाओं में उत्पन्न, क्या कोशिकाओं में उत्पन्न क्या होती है, कोशिकाओं में उत्पन्न क्या होती है CO2 के आदान प्रदान की क्या है प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है कि कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है, कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि रुधिर की सहायता से, यानी किसकी सहायता से, ब्लड की सहायता से क्या होता है, ब्लड की सहायता से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। ब्लड की सहायता से क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि रुधिर एवं उत्कों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। रुधिर और उत्कों में क्या, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है,
अब यहाँ पे रुद्र एवं उत्तक के बीच अब गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, अब हम इसको समझेंगे। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है कि फिफ्थ पॉइंट भी ये दे रखा है, तो हम फोर्थ और फिर दोनों को एक साथ समझ लेंगे। रुद्र क्या होता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो लाता है O2, क्या लाता है O2। अब ये O2 किसको देगा, उत्तक को देगा। उत्तक को देगा तो क्या करेगा, उत्तक के अंदर होगी मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय प्रक्रिया। अब यहाँ से क्या उत्पन्न होगी, CO2। अब ये CO2 क्या करेगा, वापस ब्लड के अंदर दे देगा। यानी कि रुद्र ने O2 किसको दी, उत्तक को, उत्तक ने CO2 किसको दी, रुद्र को। तो इस O2 और CO2 का आदान प्रदान भी रुद्र एवं उत्तक की सहायता से ही होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि रुद्र एवं उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान होता है, वो इस तरह से होता है। ब्लड O2 देगा तो उत्तक क्या देगा, CO2, और इस प्रक्रिया से प्रोसेस होती है। और ये तो अभी तक हमने ये देखा कि मानव के अंदर श्वसन तंत्र किस प्रकार से होता है। अब लेकिन इसके अंदर प्रोसेस कैसी होती है, बाह्य नसा द्वार से लेकर आंतरिक नसा द्वार तक वायु यानी कि O2 को कैसे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और यहाँ पे उत्पन्न CO2 को कैसे बाहर वातावरण के अंदर छोड़ा जाता है, किस टेम्परेचर के अंदर छोड़ा जाता है, इसको अब हम क्या करेंगे एनसीईआरटी के एक टॉपिक के हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग का मतलब यही होता है कि O2 और CO2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन कहा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि श्वसन की जो क्रियाविधि होती है, किसकी बात करेंगे अब हम, श्वसन की क्रियाविधि, ठीक है। कि इसके अंदर किस प्रकार से अंतः श्वसन होगा, किस प्रकार से निःश्वसन होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे किसके अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।